अमेरिकी डॉलर के सामने दुनिया भर की दिग्गज मुद्राएं कमजोर होती जा रही हैं। यूरो से लेकर पाउंड तक सभी करेंसी कमजोर हो रही हैं। यूरो का भाव तो अब डॉलर से भी सस्ता हो गया, सिर्फ 98 सेंट में 1 यूरो मिल रहा है। पाउंड की बात करें तो उसका भाव भी घटकर $1.14 तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोमवार को डॉलर इंडेक्स ने 110 का नया हाई बनाया। सर, डॉलर इंडेक्स की मजबूती इतनी अहम क्यों है? चारों तरफ इसकी चर्चाएं हैं। क्या है डॉलर इंडेक्स और इतना अहम क्यों है ये? हाँ, डॉलर इंडेक्स की चर्चा, और हम लगातार जब अभी अपने कार्यक्रम में रुपए के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हम डॉलर इंडेक्स के बारे में बराबर कहते हैं। तो पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि डॉलर इंडेक्स के कारण पूरी दुनिया में किस तरीके की उथल पुथल मची हुई है। एक किस्म से डॉलर की मजबूती ने दुनिया भर की सारी मुद्राओं को बेदम कर दिया। आज युआन में हमें बड़ी गिरावट दिखाई दी, यूरो में बड़ी गिरावट दिखाई $1 से नीचे आ गया। ब्रिटेन की अपनी समस्या है स्टर्लिंग को लेकर, जिस पर हम आगे बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स बनाया गया था 1973 में। ये इंडेक्स अमेरिका के जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी मुद्राओं के औसत के आधार पर बनाया जाता है। और इसमें जो 6-7 मुद्राएं शामिल हैं, और ये जो ब्रिटेन वुड्स का हमारे सामने डॉलर इंडेक्स में का ग्राफिक आपके सामने है, जिसमें हमें करेंसी का वेटेज दिखाई दे रहा है। और यूरो, इसीलिए यूरो की गिरावट हमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। इसमें जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक है। आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें युआन नहीं है डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि इसके बाद भी ये लोग सवाल उठाते हैं कि बड़ा पार्टनर है जापान, चाइना, अमेरिका के ट्रेड का, लेकिन इस इंडेक्स का हिस्सा वो नहीं है। डॉलर इंडेक्स की लगातार मजबूती, जितनी भी प्रतिस्पर्धी मुद्राएं हैं, चाहे वो अमेरिका से व्यापार करती हों ना करती हों, चूंकि फिएट करेंसी है। और डॉलर इंडेक्स को 1973 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ था और डॉलर को मुख्य रूप से मुद्रा माना गया था, उस समय जब बनाया गया था, ये उस समय के हिसाब से ये मुद्राएं तय की गई थी कि वो उस समय अमेरिका के बड़े ट्रेड पार्टनर हुआ करते थे। इसमें कुछ और मुद्दे भी हैं डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि बाकी मुद्राएं जिसमें शामिल नहीं हैं उनकी पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल हैं। जैसे युआन की पारदर्शिता को लेकर, चीनी युआन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि चीन का युआन तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व की जो वॉच लिस्ट है, करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट, उसमें भी शामिल रहता है हमेशा। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती दो वजहों से आ रही है। एक तो अमेरिकी बाजार में ब्याज दरें बढ़ते रहने की संभावना है। बीते सप्ताह हमें आंकड़े मिले, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, मौद्रिक आंकड़े मिले और इकोनॉमिक आंकड़े मिले अमेरिका के बाजार के, जो बताते हैं कि वहाँ अभी भी महंगाई काफ़ी ऊँची है। फेडरल रिजर्व के फैसलों के बाद भी महंगाई में की दर में कमी की रफ्तार बहुत सुस्त है, और इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण डॉलर की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अब प्लाजा एकॉर्ड वाले दौर की याद कर रहे हैं। और एक दौर में जब 1980 के दशक में जब डॉलर इतना मजबूत हो गया था कि अमेरिका के निर्यात का नुकसान होने लगा था, तब उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका ने अपने डॉलर की, अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था दुनिया की अन्य मुद्राओं को मदद देने के लिए। वो एक दूसरा अलग किस्सा है, हम लोग किस्सों के सिक्के में इस पर विस्तार से इस किस्से पर बात कर चुके हैं, और आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर वो समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था 1980 के दशक में, और उसके बाद जापान गहरी मंदी में चला गया था। लगभग हम वैसी स्थिति डॉलर इंडेक्स के संदर्भ में देख रहे हैं। रुपए की कमजोरी डॉलर इंडेक्स की तुलना में, बाकी मुद्राओं की तुलना में कम दिखाई दे रही, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में सबसे बड़ा वजन यूरो का है, और यूरो अब $1 से नीचे आ गया। सर, यूरो में कमजोरी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है यूरोप के लिए, जो इस समय संकट में है, उसके बाद ये मुद्रा का कमजोर होना? यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये सबसे बुरा समय है। और जैसा हम लोगों ने बार बार चर्चा की कि यूरोप मंदी के दहलीज के सबसे करीब खड़ा है खिसकने के लिए। और उस भी यूरोप में कई सारी अर्थव्यवस्थाएं, भले ही वो अपने रूस की गैस बंद करने के कहर से, या रूस से गैस की आपूर्ति बंद होने की समस्या का समाधान ढूंढ लें, पर इस आने वाली मंदी की समस्या का समाधान वो नहीं ढूंढ सकती। क्योंकि जो तात्कालिक तौर पर यूरोप की अर्थव्यवस्था में समस्या आई, वो महंगाई है। रिकॉर्ड महंगाई है ब्रिटेन में, रिकॉर्ड महंगाई है फ्रांस में, रिकॉर्ड महंगाई दर है जर्मनी में। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वैसे भी महंगाई के कारण मुद्राओं को कमजोर किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक दुनिया का सबसे कंजर्वेटिव बैंक है ब्याज दरें बढ़ाने के मामले में। दुनिया के सेंट्रल बैंक जब तेजी से ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक बहुत संभल कर ब्याज दरें बढ़ाता है, क्योंकि यूरोप में सारी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग गति से दौड़ती हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मंदी है, कुछ अर्थव्यवस्थाएं मझोली स्तर की हैं, और अब जबकि सारी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का दबाव दिखाई दे रहा है, तो वहाँ ब्याज दरें बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन जब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ती यूरोप में, तब तक यूरोप की मुद्राएं महंगाई की मार से बुरी तरह कराती रहेंगी, और उसकी वजह हमें यूरो की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रहा है पूरे यूरो जोन में। तो कुछ जो थोड़ी बहुत ठीक या मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो इसे फेस भी कर रही हैं, वो
सिंगल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा होने के कारण उन्हें भी असर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्ट्स यूरोप के एनर्जी के तौर पर हैं और उनकी एनर्जी की लागत से लगातार बढ़ती जा रही है। वही भारत जैसी स्थिति, करेंसी कमज़ोर हो रही है, चाहे वो कतार से या यूरोप से या यूएस से कहीं से भी गैस मंगा रहे हों, तेल मंगा रहे हों, उनकी लागत बढ़ रही है और वो वापस लौट कर यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई को बढ़ा रही है और इसीलिए हमने यूरो में इतनी बड़ी गिरावट देखी। तो एक तो वजह अपने स्तर पर अमेरिका की अर्थ के डॉलर में मजबूती है और दूसरी तरफ बिल्कुल अटलांटिक के उस पार यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में गहरा संकट है और इसने पूरा व्यापार संतुलन फिलहाल अटलांटिक के दोनों साइड में बिगाड़ दिया है, अमेरिका और यूरोप के बीच में। और इन देशों को, इन अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात करने वाले देश, चाहे वो चीन या भारत भी हों, उनके लिए भी एक नए किस्म की परिस्थिति पैदा की है जो इससे पहले हमने 1980 के दशक में शायद देखी थी। सर, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कल ये खबर छपी, 2 दिन से लगातार ये खबर चल रही है। क्या इसमें भी मुद्रा का ही कमज़ोर होना, पाउंड का कमज़ोर होना ही फैक्टर है? बड़ा फैक्टर यूके की इकोनॉमी का है। और आज जब हम यूके में नई सरकार बनने की चर्चाओं पे संभावनाओं पे बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि लिज ट्रस उसमें आगे हैं ऋषि सुनक से, तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दे रही हैं। भारत का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तिमाही आधार पर डॉलर के वैल्यूएशन के तौर पर था और पहली बार अरसे बाद, लगभग कई दशकों बाद, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि ये माना जा रहा है कि वहाँ पर डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग की पैरिटी आ सकती है, जो ब्रेग्जिट के समय आई थी। जब ब्रेग्जिट का रेफरेंडम आया था और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, उस समय जो हमने जितनी बुरी पिटाई मुद्रा बाजार में स्टर्लिंग की या पाउंड स्टर्लिंग की देखी थी, लगभग वैसी स्थिति हमें दिखाई दे रही है। और उस वजह से डॉलर की मजबूती के कारण डॉलर टर्म्स में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का टोटल क्वार्टरली, तिमाही का वैल्यूएशन तेजी से गिरा है। अभी हम $1 के आसपास के करीब देख रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाउंड स्टर्लिंग और टूटेगा, क्योंकि लिज ट्रस जो कि संभावित प्रधानमंत्री बताई जा रही हैं, उनकी घोषणाओं के बाद भी, उनके आर्थिक एजेंडे के बाद भी पाउंड की बदहाली में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी बाजार उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहा है। और इधर रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है यूके में, एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। नई सरकार को वहां आकर सब्सिडी में बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, जैसे हमने जर्मनी में भी देखा कि जर्मनी ने एक बड़ा पैकेज जारी किया है अपने यहाँ लोगों को बिजली की और एनर्जी की महंगाई से बचाने के लिए। तो इसलिए अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को आप बाकी पैमानों पर देखें, प्रति व्यक्ति आय के तौर पर, खपत के तौर पर, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बहुत पीछे और काफ़ी अलग है। पर अभी ये जो दुनिया के मौद्रिक बाजारों में बड़ी उथल पुथल मची है डॉलर की मजबूती के कारण, उसका असर हमें कई सारी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्मूल्यांकन के तौर पर सामने दिख रहा है। जब ये धुंध बैठेगी और नीचे बैठेगी, तब हमें समझ पाएंगे कि कौन सी अर्थव्यवस्था इस धुंध में या इस तूफान में कितने कायदे से खड़ी रह पाई। वैसे तो भारत की जीडीपी के तिमाही आंकड़े हमारे सामने हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं।